नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बिंदु एजुकेशन पे। तो खुश हो जाइए आप लोग, क्योंकि कल का ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है 32,000 और तैयारी में आज ही से लग जाइए, ठीक है? इसमें ग्रुप डी में रेलवे में जानते हैं आप लोग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, तो हम साइंस स्टार्ट कर दिए हैं, आगे मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले तैयारी में अब लग जाइए अब से। ठीक है, यदि आप विचार रहे हैं कि नहीं हम ग्रुप डी में एक पद अपना ले लें, तो तैयारी में अभी से लग जाइए। तो ये आप चलिए पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो हमने पदार्थ का वर्गीकरण किए थे, ठीक है ना? तो पदार्थ के वर्गीकरण में क्या बताए थे? पदार्थ की तीसरी अवस्था, 3 अवस्थाओं के बारे में, उसके बाद में चौथी अवस्था के बारे में कुछ लिखे थे, फिर 5वीं अवस्था, इसके अलावा छठी अवस्था की भी खोज हो चुकी है पदार्थ की, ठीक है ना? उसके बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है? तो हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं तक कुछ बताएँगे आप लोग को, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं पदार्थ की चौथी अवस्था। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा। तो आप लोग प्लाज्मा के बारे में सुने थे लेकिन इतना विस्तार से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज बता दे रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। तो जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, ये आयनीकृत गैस के रूप में होती है, आयन के रूप में, ठीक है ना? चिपचिपा जैसे होता है ना पदार्थ, ठीक है ना? तो क्या? तो पदार्थ की चौथी अवस्था कैसी होती है? आयनीकृत गैस के रूप में, और यह सबसे ऊर्जावान होती है, उत्तेजित अवस्था में होती है प्लाज्मा अवस्था। जिससे नहीं होता है कि चलो कोई अगर जिम उम करने वाला व्यक्ति है तो हमेशा ऊर्जावान रहता है, कहते चलो वो भीम मार कर ले, ये कर ले, वैसे उत्तेजित अवस्था में रहता है। उसी तरह से कौन प्लाज्मा भी इसी तरह से वो हमेशा उत्तेजित अवस्था में रहती है, ठीक है? और जो सूर्य में जो ऊर्जा होती है, सूर्य में ऊर्जा अ, उसमें जो ऊर्जा का कारण यही रहती है, प्लाज़्मा ही रहती है। इसमें क्या होती है कि हीलियम जो गैस होती है, उसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन में बदलती है, ठीक है ना? जिससे हम लोग क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, वही सूर्य के प्रकाश से आता है, ठीक है ना? तो उसमें सूर्य में ऊर्जा कारण क्या है? प्लाज़्मा है, ठीक है ना? और ये पूछा भी जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है? वो जो प्लाज़्मा अवस्था में रहती है, गैस जो रहती है, ठीक है? और जो सुने होंगे फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियान बल्ब, उसमें भी जो भरा जाता है ना, तो उसमें भी प्लाज्मा ही रहती है, जो गैस रहती है वो प्लाज्मा अवस्था में रहती है, ठीक है ना? चलिए ठीक है। और जो इसमें नियान जो बल्ब होता है, नियान बल्ब, नियान के बारे में सुनिए, बल्ब के बारे में, इसमें नियान गैस भरा जाता है और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर जो हल्की गैस होती है हीलियम, उसे भर दिया जाता है। और इसकी खोज के बारे में पूछा जाए कि नहीं, इसकी खोज कौन किया है? तो इसको खोजने का जो है, पहचान करने का मुख्य है जो विलियम क्रुक्स है। कब पहचाने थे इनको? इसको 1889 ईस्वी में, ठीक है ना? और नाम क्या दिया था? चमकता पदार्थ, क्योंकि बताया ना कि उज्ज्वलित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में होती है कौन? प्लाज्मा होती है। फिर इसकी प्लाज्मा का जो नाम दिया था, इरविंग लैंग लैंग म्यूडर ने नाम दिया था कि नहीं, ये प्लाज्मा, इसका नाम क्या रहेगा? प्लाज्मा रहेगा, ठीक है? चलिए, तो इसको आप उतार सकते नहीं, एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, कहा है कि यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, यह आयनीकृत गैस के रूप में होती है तथा इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान, उत्तेजित अवस्था में होते हैं। यह सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्लाज़्मा में होती है। समझ रहे हो ना? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है? प्लाज़्मा में होती है, ठीक है ना? फिर देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब के अंदर प्लाज़्मा ही होता है, ठीक है ना? नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। सूर्य, तारे, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब आदि का आदि में चमक का कारण, आदि में चमक का कारण जो कौन है? प्लाज्मा ही है। मुख्य कारण कौन है? प्लाज्मा, लिख लेना, मुख्य कारण प्लाज्मा है। प्लाज्मा होता है, ठीक है ना? प्लाज्मा। फिर कह रहा है कि इसकी पहचान कौन किया था? तो प्लाज्मा की पहचान विलियम क्रुक्स ने किया था। विलियम क्रुक्स ने किया था। कब किया था? 1889 ईस्वी में। और नाम उस समय इसने क्या दिया था? चमकता पदार्थ। फिर इसकी जो आगे चल के इसका नाम जो दिया था, असली नाम दिया था इरविंग लैंगम्यूलर। इन्होंने प्लाज्मा नाम दिया। कौन दिया? इरविंग लैंगम्यूलर ने। चलिए, तो मिटा दे रहे हैं। कहाँ गए? मिटा देना। चलिए, मिटा
उतार लीजिए। अब पदार्थ की हम पाँचवीं अवस्था के बारे में पढ़ें कि तो बताइए तो पदार्थ की पाँचवीं अवस्था क्या है? तो पदार्थ की पाँचवीं अवस्था जो होती है हम लोग का बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। लिख दें? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की कौन-सी अवस्था है? पाँचवीं अवस्था। इसके बारे में थोड़ा-सा पहले सुन लीजिए। तो पदार्थ की पाँचवीं अवस्था कौन है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो इसमें जो हल्की गैस को ले लेते हैं, इसको बनाने के लिए पदार्थ की पाँचवीं अवस्था को बनाने के लिए, निर्माण के लिए बहुत सी मतलब सबसे जो हल्की गैस होती है, जैसे हीलियम, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इन सब गैसों को लेकर परम ताप तक क्या किया जाता है? इसको ठंडा किया जाता है। बहुत हल्की गैसों को ठंडा किया जाता है। कितना ठंडा किया? परम ताप के निकट तक। परम ताप का मतलब होता है कि अब इससे ज़्यादा ठंडा कोई अब इससे ज़्यादा ठंडा कर ही नहीं सकते। किसी भी पदार्थ को उससे ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकते। उसी को क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं। वही वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकते। वो क्या है? परम ताप है। तो इसमें यही होता है कि किसी भी हल्की गैस को लेकर खूब ठंडा किया जाता है, बहुत निचले तापमान तक। ठीक है ना? और इसकी जो गणना किया था, पदार्थ की पाँचवीं अवस्था की गणना अ, स सन 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक जो थे, सत्येंद्र नाथ बोस ने किए थे, ठीक है ना? और इसी के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की पाँचवीं अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसका नाम क्या पड़ा? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पड़ा, ठीक है? और फिर आगे चलकर अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने 3 वैज्ञानिक मिलकर अब इसका पूरा खोज कर दिया। इस पदार्थ का जो पाँचवीं अवस्था है इसका खोज कर दिया, जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है? तो लिख दें? चलिए लिख दे रहे हैं। ये पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। अवस्था है। ठीक है? तो इसकी गणना कौन किया था? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने सन 1920 ईस्वी में इसकी गणना लिख लीजिए। इसकी गणना सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस बोस ने की, ठीक है ना? इसी के आधार पर, ठीक है ना? इसी के ने बोस ने की थी, ने की थी। इसी के आधार पर
आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी। जिसे क्या कहा? जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा। ठीक है, लिख लीजिएगा, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा। इसमें क्या किया जाता है कि पदार्थ किसी सबसे हल्की गैस को लेकर इसमें लिख दे रहे हैं अभी, इसमें इसमें सबसे हल्की या हल्की लिख लेना, ऐसा तो सबसे हल्की, सबसे हल्की गैस को, हल्की गैस को परम ताप तक ठंडा किया जाता है। हल्की गैस को परम ताप के के निकट तक ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठीक है? चलिए, बस तो अमेरिका के जो 3 वैज्ञानिक थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसको छोड़ दीजिए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको उतार लीजिए। अच्छा, आप लोग ना पदार्थ की छठी अवस्था को लिख लीजिए, क्या कहते हैं? पदार्थ की छठी अवस्था को फर्मियोनिक कंडेंसेट कहते हैं। छठी छठी अवस्था क्या हो गई? फर्मियोनिक फर्मियोनिक कंडेंसेट पदार्थ की छठी अवस्था है, ठीक है ना? लिख लीजिए। मिटा दे रहे हैं, ठीक है? अब उतार के अपना करके लिख लीजिए छठी अवस्था, जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए आगे देखिए। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है, तो उसका ऊर्जा का बढ़ते क्रम में लिखिए, तो देखिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा? सबसे पहले मन का आता है ठोस, क्या आएगा? ठोस, फिर क्या आता है? द्रव, द्रव बढ़ता क्रम है ना? ठोस, द्रव, फिर क्या हो जाएगा? गैस, गैस। इसके बाद में सबसे ऊर्जा किसमें ज़्यादा ऊर्जा किसमें? प्लाज़्मा में, प्लाज़्मा। इसके बाद में बोस-आइंस्टाइन, बोस-आइंस्टाइन टाइम कंडेंसेट लिख लीजिएगा, कंडेंसेट। तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना? यही है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, लिख लीजिएगा, ठीक है? मिटा दे रहे हैं। अब आ जा रहे हैं पदार्थ में जो होता है परिवर्तन। तो पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थ में परिवर्तन कै प्रकार के? 2 ही प्रकार के, लिख दें? पदार्थ में परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन कितने तरह से होता है? 2 तरह से।
भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक? तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के भौतिक परिवर्तन के बारे में। चलिए देख ले रहे हैं, इसके बारे में सुन लीजिए थोड़ा-सा। जो भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें पदार्थ सिर्फ़ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन इसमें जो पदार्थ का नया रूप नहीं आता है, मतलब कि दूसरा पदार्थ नहीं बनेगा, वही का वही रहेगा। जैसे कैसे हो गया, जैसे हम लोग लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं ना, तो लकड़ी का गुण खत्म नहीं होता है, जैसे हम क्या कर दिए कि जल, जल ले लिए, उसको जमा दिए, बर्फ बना दिए, देखा उसमें पानी का गुण खत्म हो गया? नहीं, उसको फिर से चाहे तो हम पानी में बदल लें, ठीक है ना? जैसे सलाद बनाते हैं, जैसे हम क्या करें, खीरा ले लिए, ठीक है ना? खीरा लेकर उसे काट लिए, टमाटर ले लिए, काट लिए, लेकिन अब उसको काट लिए तो मिला दिए सबको, ठीक है ना? तो हम लोग का क्या बन गया? सलाद बन गया। लेकिन टमाटर, टमाटर जैसा ही लगेगा, और खीरा, खीरा जैसा लगेगा, मतलब उसके रासायनिक गुणों में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसका स्वाद नहीं बदलता है, ठीक है ना? आकार-वकार कुछ आकार बदल जाता है सिर्फ़, ठीक है ना? उसमें स्वाद-वाद नहीं बदलता है, ठीक? ये क्या कहते हैं इसे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए बता ही दिए, चलिए तब लिख लीजिए, ठीक है ना? जो ये होता है, ये इसमें लिख लीजिए, इसमें पदार्थ के पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। गुणों में परिवर्तन होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, हमेशा के लिए नहीं बदलेगा, ठीक है ना? यह एक क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण हमेशा के लिए नहीं होता है। लिख लीजिए, इसमें नए पदार्थ का निर्माण निर्माण हमेशा के लिए नहीं होता है। के लिए नहीं होता है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल इसका देख लिया जाए। इसमें जो होता है पदार्थ की अवस्था, आकृति बदल जाती है। इसमें पदार्थ की अवस्था तथा आकृति बदल जाती है। बदल जाती है। एग्ज़ाम्पल ले लिए, जल का जल का बर्फ बनना, बर्फ ब बनना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, उदाहरण है, एग्ज़ाम्पल। जल का बर्फ, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। फर्नीचर का मतलब कि कुर्सी जो बनाते हैं, बेड बनाते हैं, ठीक है ना? ईटीसी बनाते हैं, लकड़ी से जो भी सामान बनाया जाता है, ठीक है ना? वो हो गया फर्नीचर, लकड़ी का सामान। सलाद का बनना,
ठीक है ना? इसमें पदार्थ का जो स्वाद है, स्वाद भी नहीं बदलता है इसमें, लिख लीजिए पदार्थ का स्वाद नहीं बदलता है। स्वाद नहीं बदलता है। बदलता है। देखिए और बहुत सारे लिख सकते हैं जैसे कि कागज़ों का फूल बनाना तो चलिए हो जाएगा, ठीक है ना? सब भौतिक जो दिखेगा वैसा ही दिखेगा तो मतलब क्या हो गया? वो सब भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है? मिटा दें ना? मिटा दे रहे हैं, ठीक है? देख लीजिए, मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग का आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्या आ गया? रासायनिक परिवर्तन, लिख लें। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसमें जो पदार्थ का निर्माण होता है, हमेशा के लिए नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। इसमें जो होता है पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, मतलब इसका स्वाद-वाद सब बदल जाता है, ठीक है ना? इसकी आकृति भी बदल जाएगी, ठीक है? इसमें किसमें? इसमें रासायनिक परिवर्तन उसमें बदलती थी, इसमें भी आकृति भी बदल जाएगी। जैसे में हम लोग किण्वन की अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना? किण्वन हो गया और बहुत सारी अभिक्रिया होती है जो मतलब जितनी भी अभिक्रियाएँ होती है जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो गया, श्वसन हो गया, ये सब क्या है हम लोग का रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है? तो लिख लीजिए इसमें इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण हमेशा के लिए हो जाता है। हमेशा के लिए हो जाता है। हो गया? बस इतना ही और कुछ है? एक कैसा परिवर्तन है? यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है? चलिए एग्ज़ाम्पल में देख लें। एग्ज़ाम्पल किण्वन अभिक्रिया, किण्वन की अभिक्रिया। अच्छा किण्वन की अभिक्रिया क्या होती है? जिससे इसमें पदार्थ को सड़ाया जाता है। किण्वन में क्या किया जाता है? पदार्थ को सड़ाया जाता है। इसमें से गैस सब निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकलती है, गैस वैस निकलती है। जैसे अभी जैसे शराब बनाते हैं हम लोग शराब ना तो किस कैसे बनाते हैं? उसे फल को लेते हैं और फल को क्या करते हैं? सड़ा देते हैं। अब देखिए जैसे हम कहा कि चलो महुआ कछिवा दारू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? महुआ कछिवा दारू बना रहे हैं। अब चलो
अब क्या किए कि उसको सड़ा दिए, सड़ा कर उसमें वो क्या किए कि हम उबाल दिए, ठीक है ना? उसको बर्तन में डालकर, ठीक है ना? पैक कर उसको उबालने लगे, और जो उसमें से भाप बनकर गैस से आ रही उसे दूसरे बर्तन में ले रहे हैं, ठीक है ना? तो आप देखिए जब उस शराब को जब हम पीते देखा वो महुआ नहीं लगेगा कि नहीं? चलो महुआ का पूरा स्वाद आ रहा है, नहीं उसका स्वाद क्या होता है? बदल जाता है। चाहे हम का अंगूर का दारू बनाए, चाहे उसका कोई सेब का बनाए, छिलके का बनाए, किसी भी फल का बना देते हैं हम लोग, शराब बना देते हैं, देखा उसका स्वाद आता है? नहीं ना आता है, यानी कि इसके रासायनिक गुण में क्या हो गया? परिवर्तन हो जाता है, इसका स्वाद क्या होता है? बदल जाता है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना? इसका गुण आकार भी बदल जाएगा, अंगूर था ऐसा गोल गोल था, अब क्या बन गया? जल में बदल गया, ठीक है ना? अब श्वसन, अब किण्वन की अभिक्रिया ले लो, श्वसन की अभिक्रिया। श्वसन में क्या बहुत सारी गैसें हम लोग ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, लेकिन निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, ठीक है? तो ऑक्सीजन लेते हैं, O2 के रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन लेंगे, सब लेंगे, लेकिन क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकलेगा। तो हम लोग का क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना? तो लिख लो श्वसन की अभिक्रिया, स्व- श्वसन, ठीक है ना? और जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, तो प्रकाश संश्लेषण ले ले, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अच्छा, एक और लिखिए। चांदी को जब हम क्या करेंगे, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो उसपे एक काली परत आ जाती है, किसकी? सिल्वर सल्फाइड की, सिल्वर सल्फाइड की जो होती है एक परत जम जाती है, ठीक है ना? तो वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, काली पड़ जाएगी जब उसे खुले वातावरण में छोड़ देंगे, तो सिल्वर सल्फाइड की एक परत जमा लेती है उस पे, जैसे काली दिखती है, ठीक है ना? तो लिख लीजिए, चांदी को महत्वपूर्ण है, चांदी को खुले वातावरण में वरण में छोड़ देने पर छोड़ देने पर छोड़ देने पर उस पर सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ए एजी यस की परत जम जाना, की काली परत, काली या काला धब्बा, धब्बा आ जाना, इसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है? ठीक है, तो अब उतार लीजिए इसको, मिटा दे रहे हैं फिर, मिटा दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि मोमबत्ती का अगर पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि मोमबत्ती में जो बत्ती लगी होती है, तो वो जल जाती है, तो जल का क्या होती है? पूरी खत्म हो जाती है, बत्ती होती है ना उसमें, तो जल जाती है, जल का पूरी जो बीच में रहती है, तो जल का पूरी खत्म हो जाती है, उससे पता नहीं चलता, वो राख में बदल जाएगी, ठीक है? लेकिन वही जो उसमें प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक लगा रहता है, जो घी जैसा जमा रहता है, तो उसको वो जब जलता है तो जल कर पिघल जाता है, तो पिघल जाता है तो कहने का मतलब उसे फिर से हम बना सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि मोमबत्ती, नोट लाइन में लिख लीजिए, नोट करके, नोट, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, जलना भौतिक प्लस रासायनिक
दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक प्लस रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, लिख लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? बत्ती का जलना, बत्ती का ये देख बत्ती का जलना हम लोग का आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन, बत्ती का जलना, ठीक है? और जो इसमें होता है भौतिक परिवर्तन में क्या आ जाएगा? प्लास्टिक का जलना, ठीक है ना? मोमबत्ती, ठीक है ना? तो प्लास्टिक जो जलती है क्या होगा हम लोग का भौतिक परिवर्तन में आ जाता है, ठीक है ना? और एक और इसमें लिख लीजिए, जो सभी मिश्रण होते हैं, मिश्रण होता है, उसमें होता है भौतिक परिवर्तन मिश्रण में। जैसे कि हम कहा कि 2 पदार्थों को मिला दिए, मिश्रण का मतलब कि वो पदार्थ तीखे, ठीक है ना? तो जो मिश्रण होता है या जो धातुएँ पिघलती है, वो भौतिक परिवर्तन है। धातुएँ जो पिघलती है, क्या हो गया हम लोग का भौतिक परिवर्तन। जैसे कि हम लोहा लिए, लोहा गला दिए, तो क्या वो लोहा नहीं रहेगा? तो भी क्या उसमें किसमें आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में, ठीक है ना? तो लिख लीजिए यहाँ पे कि मिश्रण, ये सब मिश्रण, भौतिक परिवर्तन होता है। यानी मिश्रण का बनना भौतिक परिवर्तन तथा यौगिक का बनना, यौगिक का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, ठीक है? तो चलिए उतारिए, ठीक है? धन्यवाद।